हेलो बच्चों, हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में जो है पिछले क्लास में रेट लॉ पढ़े थे या रेट ऑफ रिएक्शंस का रेट लॉ पढ़े हम लोग। आज हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वो रिलेटेड है रेट लॉ से ही। रेट लॉ में क्या था, R इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर L और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B टू द पावर B। L और M जो है वही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। बताए थे कि ये क्या है, एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है। तो वहाँ पर L और M को हम लोग बोल रहे थे कि ये स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। आइए चलिए हम उसको फिर से देखते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे जैसे हम लोग बोलेंगे, ध्यान से देखिएगा, कॉपी पेन लेके बैठो। कंसिडर ए रिएक्शन। एक रिएक्शन हम लोग कंसिडर करेंगे। A प्लस B, A मोल ऑफ A एंड B ऑफ मोल ऑफ B रिएक्टेंट्स है, दोनों कंबाइन करेगा, प्रोडक्ट होगा। ठीक है, ये हम लोग का पढ़ा हुआ है। और रेट ऑफ रिएक्शन proportional to some power of concentration of each reactant L or B to the concentration of B to the power M। क्या पढ़े थे कि रेट ऑफ रिएक्शन proportional to some power of concentration of each reactants। और क्या बोलेंगे, R इक्वल टू के concentration of A to the power L concentration of B to the power क्या हो जाएगा, M। अब यहां पे देखो, इसको बोलते हैं वेयर के हम लोग क्या पढ़े थे, रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट था हम लोग का, या इसी को हम लोग क्या बोल रहे थे, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ये हम लोग पढ़े थे। अच्छा, अब देखो L जो है, ये बोले थे कि स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर, यहां पर जो A का मोल दिया, A का मोल क्या है, A मोल, B का क्या है, स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट B है। तो हम लोग पढ़ चुके थे कि L एंड M में बी इक्वल टू A एंड M, सॉरी A एंड B, और L और M जो है नॉट इक्वल टू A and B because L and M is experimental quantity। किसी भी रिएक्शन को देख के आप नहीं बता सकते हैं, जैसे ये है N2 प्लस 3H2, ये पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं, 3H2 2NH3 कि एक्सपेरिमेंट में ये जो है 1 मोल यहां दिया है और यहां पर 3 मोल दिया है, जो कि इसका स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। ये देख के नहीं बताया जाएगा कि L भी यहां पर 1 होगा इसके लिए और M यहां पे 3 होगा। एक्सपेरिमेंट करके चेक करेंगे कि L कितना होगा और M कितना होगा। हम एग्जाम्पल के तहत ये सारी चीज को क्या है, पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में। अब यहां पर वास्तव में L और M जो है वो है क्या, हम तो बोले एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी। उसी एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो L को बोलेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू A, कि A का कितना पार्ट जो है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया। और M को हम लोग बोलेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन
with respect to reactant B। और यहां पे ओवरऑल यानी टोटल ऑर्डर कितना होगा, ओवरऑल इसको हम लोग L प्लस M को क्या बोलेंगे, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है ना, उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये +2 के हिसाब से जो है वो डेफिनेशन में पूछता है कि डिफाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में आप क्या इसको बोलेंगे, सम ऑफ पावर, ये पावर क्या है, दोनों को सम कर दिया गया है, सम ऑफ पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इन रेट लॉ एक्सप्रेशन। रेट लॉ एक्सप्रेशन में कॉन्सेंट्रेशन, रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर जो पावर है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलेंगे, यहां पे ध्यान देना, इट इज डिफाइंड एज sum of the power of the concentration of reactants in the rate law expression, रेट लॉ एक्सप्रेशन। क्लियर है? तो ये चीज जो है आपका अगर डिफाइन करने के लिए आए, डिफाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो केवल ये डेफिनेशन लिख के काम नहीं चलाना, ठीक है, उसको आपको समझाना पड़ेगा कि क्या है। वहां पे L और M जो है ये क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू A, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू B। A और B हमारा क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या है, रिएक्टेंट्स है। अब देखो एक्सपेरिमेंट में L और M जो है इसी को ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम लोग N से भी इंडिकेट कर सकते हैं। ठीक है, दोनों को जोड़ दिए तो टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है N जो है ये 0 हो सकता है, -1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो जाएगा। ठीक है, माइनस में भी जाएगा, -1, -2, -3 आगे बढ़ेगा, एंड इवन फ्रैक्शनल। और ये फ्रैक्शनल भी हो सकता है। फ्रैक्शनल का मतलब जो हो जाएगा 1/2, 2/3, -½ इस तरह से जो है हो जाएगा। और कह सकते हैं आप इसी को दैट इज इंटीजर्स। ये इंटीजर्स में भी हो सकता है। ठीक है, ये क्या है, n जो है वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, ध्यान से पहले समझ लो, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। n क्या होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 माइनस में भी होगा, प्लस में भी होगा, और फ्रैक्शनल होगा। फ्रैक्शनल का मतलब p/q के फॉर्म में। ठीक है, p/q के फॉर्म में। अगर कोई पूछे कि सर ये 0 कैसे होगा, तो 0 यहां पे दिखाएंगे क्या कि r जो है, मान लो कि एक रेट लॉ इक्वेशन दिया हुआ है a⁻0। ठीक है, तो ये 0 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाएगा। और जब 0 हो जाएगा तो यहां पे क्या हो जाएगा, R = K। जब R = K हो गया यानी रेट क्या हो गया आपका, कांस्टेंट होता चला गया। जब रेट कांस्टेंट यहां शो कर रहा है, इसका मतलब क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन इज independent of concentration of reactant
ठीक है। जीरो ऑर्डर का मतलब जो है कि R इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जीरो है, क्या हो जाएगा यूनिटी। यहां पे दिखाएंगे कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जब पावर जीरो हो जाएगा, बेस पे पावर जीरो हो जाएगा तो क्या होगा 1। तो यहां पे क्या हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, इसको हम लोग लिख लेंगे, पहले हम लोग समझ लें। अब कहता है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो अप्लाई करेगा, ध्यान से सुनिएगा इस लाइन को, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एप्लीकेबल फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो एलिमेंट्री रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है ये कहता है कि दोनों के लिए लागू होता है, एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए भी और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए भी। तो एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होगा और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होगा, जो रिएक्शन वन स्टेप में हो जाए, है ना, द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन वन स्टेप इज कॉल्ड एलिमेंट्री रिएक्शन एंड द रिएक्शन टेक्स प्लेस मोर देन वन स्टेप्स, एक स्टेप से अधिक। तो आप कहेंगे सर ये समझ में नहीं है, फिर से समझाइए। ठीक, फिर से देख लो कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो अप्लीकेबल होगा एलिमेंट्री रिएक्शन। तो एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होगा हमारा भाई, तो एलिमेंट्री रिएक्शन जो है, एलिमेंट्री रिएक्शन वो वन स्टेप है, वन स्टेप। जैसे देख लो, कार्बन को कंबशन किए तो क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड, ये एक स्टेप में बन गया। अब जो है अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मोर देन वन स्टेप, क्या बोला जा रहा है, मोर देन वन स्टेप, इसी कार्बन डाइऑक्साइड को बनाना है तो क्या होगा, कार्बन है हाफ मोल्स, इसको लोगे तो पहले क्या बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड जो है इसको अगेन कंबशन करोगे O2 से तो क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ये पहला स्टेप और ये क्या है, दूसरा स्टेप हो गया। तो दो स्टेप के बाद जब इसका रिजल्टेंट तुम देखोगे तो क्या हो जाएगा, ये और ये कट जाएगा। ठीक है, कार्बन हाफ और हाफ कितना हो जाएगा, 1 O2 और ये क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारे पास जो है रिजल्टेंट अगर दिया रहे, रिजल्ट से ये क्लियर पिक्चर नहीं पता चलता है कि ये रिएक्शन एक स्टेप पे हुआ कि एक से अधिक स्टेप पे हो गया। आ रहा बात समझ में, कि अगर कोई भी बैलेंस्ड इक्वेशन है तो बैलेंस्ड इक्वेशन से, देखो यहां पे जैसे ये बैलेंस इक्वेशन है, अब ये बैलेंस इक्वेशन से ये नहीं पता चला कि ये एक स्टेप में हो रहा है कि एक से अधिक स्टेप में हो रहा है, क्लियर पिक्चर हमें पता नहीं चलता है। तो इसका हम लोग स्टेप दे, तब हम लोग क्या है इसका ऑर्डर चेक करते हैं कि क्या ये एक स्टेप भी प्रोसेस है या एक से अधिक, तो नहीं, एक से अधिक स्टेप में भी बन सकता है। तो अब फाइनली अगर इसका रिजल्ट देखोगे तो दोनों का रिजल्ट क्या है, एक है। हाँ, अब क्या है कि यहां से इस पॉइंट को हम लोग फिर से लिख लेंगे। पहले मेन पार्ट जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को एप्लीकेबल है, यहां तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा। पॉज करके जो है इसको नोट कर लो। देखो बच्चों, अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग डील किए कि रिएक्शन के ऊपर जो आपका K है और A टू द पावर L और B टू द पावर B, ये रेट लॉ हमारा इक्वेशन है। अब इस रेट लॉ इक्वेशन में कहता है इट इज एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। ये जो एक्सपेरिमेंट करने पर जो इंडस्ट्री में हमने इंडस्ट्रियल रिएक्शन में हम देखे कि A का कितना पार्ट पार्टिसिपेट कर रहा है और B का जो है कितना पार्ट पार्टिसिपेट कर रहा है। हो सकता है कि A जो है भाग नहीं ले रहा हो, ठीक है, 0 हो, ये
आपका 0 हो सकता है तो ये 1 हो सकता है ये 1 हो तो ये आपका क्या हो जाएगा 0 हो, ये अगर 1 है तो ये 2 भी हो सकता है, ये अगर 2 है तो ये 0 भी हो सकता है, ये 0 है तो ये -1 हो सकता है, ये जो है 1/2 होगा तो ये 2/3 भी हो सकता है। यही चीज आपको कह रहा हूं। अब यहां पे जैसे ये दिया रहे और कहे कि इसका ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल के बताओ, तो ओवरऑल ऑर्डर हम लोग निकालेंगे तो कैसे निकाल देंगे, L प्लस M निकालें। L का वैल्यू कितना है 1/2 प्लस 2/3। अब जो है इसका एलसीएम निकाल के जो रिजल्ट आएगा वही इसका आंसर है। तो यहां पर ये क्वेश्चंस जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि ओवरऑल ऑर्डर कैसे निकालेंगे रिएक्शंस का। तो L और M के पावर में जो भी गिवन दिया हुआ हो क्वेश्चन में उसको आप ऐड कर देंगे, ऐड करके जो आएगा रिजल्ट वही इसका ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। यह कहेगा टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आप बताओ। अच्छा, तो ये पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा, 0 होगा। अगर 0 होता है, मान लो दोनों पर पावर जो है अभी पढ़ चुके हम लोग है, पावर 0 हो जाएगा तो 0 का मतलब क्या हो जाएगा, यहां पे 0 का मतलब क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 और 1 होगा, R इक्वल टू क्या हो जाएगा K हो जाएगा। तो देखो हम लोग पढ़ चुके हैं ए 0 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन, यही R है, रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। A पर पावर जो है 0 और B टू द पावर जो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B M इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, इसका वैल्यू 1 होगा। तो रेट क्या होगा R बराबर के, जिस रेट ऑफ रिएक्शन जो है हमेशा क्या होगा कांस्टेंट होगा। अच्छा, अब कहता है इट इज अप्लीकेबल फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन एज वेल एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। इस पॉइंट को ध्यान से समझो। फर्स्ट ऑफ ऑल है कि सर एलिमेंट्री रिएक्शन होता क्या है और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होगा। ये यहां पे देखो है हम लिख दिए हैं कि एलिमेंट्री रिएक्शन जो है वो क्या होगा, इट इज 1 स्टेप प्रोसेस, एक ही स्टेप में डायरेक्ट जो है ये बन गया। कार्बन को जो है ऑक्सीजन से कंबशन किए है ना, या कंप्लीट कंबशन है या कंप्लीट ऑक्सीडेशन है, क्या बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, और यहां पे जो है कहता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में इट इज मोर देन 1 स्टेप। कार्बन जब है पार्शियली कंबशन हुआ तो कार्बन मोनोऑक्साइड को फिर पार्शियली कंबशन किए तो क्या हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। जब इसका रिजल्ट हम लोग लिखेंगे ये क्या होगा, कट जाएगा। और देखिए दोनों इक्वेशन जो है बराबर आएगा आपका। ठीक है, साथ ही साथ एक दूसरा है, अगर इथेन है, इथेन का कंप्लीट ऑक्सीडेशन अगर करोगे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। लेकिन जब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हम देखें ये नहीं कि कहां कहां ये कैसे बना, इसका स्टेप्स क्या होगा। हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में क्लास 11 में पढ़ गए हैं कि थर्मोडायनेमिक्स क्या है, वो स्टेप प्रोसेस है ना, पाथ फॉलोड नहीं है। ठीक है, वो स्टेट फंक्शन है, डायरेक्ट रिएक्शन हो रहा है। और ये जैसे स्टेप और डायरेक्ट, जैसे यहां पे हम लोग सीढ़ी पे चढ़ते हो, ठीक है, यहां से यहां डायरेक्ट जो है जंप अगर मान लिए हम लोग, तब इसको बोलेंगे स्टेट फंक्शन। और जो है तो पूछा जाएगा रास्ते में कितना सीढ़ी चढ़े, नहीं पता हमें, हम तो डायरेक्ट यहां से लिए और जंप मार गए। लेकिन है 1 2 3 स्टेप्स के बाद जो है हम 4 स्टेप तक जो है पहुंचे, तो ये क्या कहलाता है पाथ। ठीक है, तो यहां पे जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो स्टेट फंक्शन भी है और पाथ फंक्शन भी है। स्टेट फंक्शन का मतलब है एक स्टेप में रिएक्शन हो, और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में है यानी पाथ फॉलो करेगा कि किस किस पाथ से कैसे कैसे वो बना, कार्बन बना
कार्बन मोनोऑक्साइड बना, कार्बन क्या हो गया, पार्शियली ऑक्सीडाइज्ड किया, कार्बन मोनोऑक्साइड फर्दर जो है ऑक्सीडाइज्ड किया, कार्बन डाइऑक्साइड। रिजल्ट देख ली, रिजल्ट देख के हम ये नहीं कह सकते हैं, देखो यहां भी वही रिजल्ट है और यहां भी वही रिजल्ट है, लेकिन रिजल्ट देख के हम एक स्टेप में ये नहीं बता सकते हैं कि ये एक वन स्टेप प्रोसेस है कि मोर देन वन स्टेप प्रोसेस है। इसके लिए मोर देन वन स्टेप के लिए हमें कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का हर एक पार्ट का जो है इंडस्ट्री में रिएक्शन को चेक करना पड़ता है। इस पाथ पे भी चेक किए कि इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, इसका भी चेक किए रेट ऑफ रिएक्शन क्या है तथा एक्सपेरिमेंटल वैल्यू क्या है, कार्बन का कितना पार्ट पार्टिसिपेट किया, कार्बन मोनोऑक्साइड का कितना पार्ट पार्टिसिपेट किया है, समझे। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग चेक करेंगे, इसलिए कहा गया इट इज अप्लीकेबल फॉर एलिमेंट्री एज वेल एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। सेकंड एग्जांपल, इथेन को ऑक्सीडाइज कार्बन डाइऑक्साइड, ये डायरेक्ट है, बैलेंस किया हुआ इक्वेशन है। लेकिन जब इथेन को देखोगे पार्शियली ऑक्सीडाइज किया, इथाइल अल्कोहल को पार्शियली ऑक्सीडाइज करेंगे, वो इथेनॉल यानी एल्डिहाइड ग्रुप पहचानते जाओ, फंक्शनल ग्रुप, ये अल्कोहल है, ये आपका एल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है, CHO है, ये आपका एल्डिहाइड ग्रुप है। एल्डिहाइड को जो है इथेनॉल है, यूपैक नेम लिखा हुआ है, ऑक्सीडाइज किए तब क्या बन गया, इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड बन गया। इथेनोइक एसिड को फिर हम लोग ऑक्सीडाइज किए तो क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अब जब फाइनली सब इसको जब आप बैलेंस करोगे तो सेम चीज यही आ जाएगा। अब यहाँ पे जो इससे हमें पता नहीं चल पाता है कि ये भी रिएक्शन एक स्टेप में हुआ है कि दो स्टेप में। यहाँ पर हर एक स्टेप में जो है रिएक्शन हो रहा है, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। भाई यहां पर तो पता केवल लग रहा है क्या है, इथेन ही पार्टिसिपेट कर रहा है रिएक्टेंट में, लेकिन यहां पर जो है रिएक्टेंट में कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डिपेंड कर रहा है, इथेन पर भी कर रहा है, साथ साथ किस पर है, अल्कोहल पे भी कर रहा है, इथाइल अल्कोहल पे डिपेंड कर रहा है। रेट ऑफ रिएक्शन जो है इथाइल अल्कोहल से जो है वो एल्डिहाइड पर, इथेनॉल पर कर रहा है रेट ऑफ रिएक्शन। इसके बाद जो रेट ऑफ रिएक्शन जो है इथेनोइक एसिड पर भी डिपेंड कर रहा है, और सभी का जो है ये अलग अलग वैल्यू होगा। इसका L है, इसका M है, इसका N है, इसका P है मान लो, और सभी स्टेप पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। यही है दोनों के लिए है कि अल्कोहल कितना पार्टिसिपेट किया, एल्डिहाइड कितना पार्टिसिपेट किया, और इथेनोइक एसिड कितना पार्टिसिपेट किया, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंटली जो है इंडस्ट्री में हम लोग फाइंड आउट करते हैं, तब इसका फाइनल जो है रेट ऑफ रिएक्शन जो है फाइंड आउट होता है। तो यहां पर तो पता चला, उसी तरह से ये भी था, हम लोग डायरेक्ट यहां पर देख लिए, ये इसका स्टेप प्रोसेस है, पाथ, और इसी को हम लोग बता दिए, इस पॉइंट को लिख दिए, ए बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, a balanced chemical reaction never gives clear picture how to reaction takes place in one step or more than one step। एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन से कभी हमें ये आइडिया नहीं मिलेगा कि ये जो है, ये जो रिएक्शन एक स्टेप में हुआ है कि एक से अधिक स्टेप में। अगर आपके पास ये दिया हुआ है डायरेक्ट कि कार्बन और डाइऑक्साइड बन रहा है, और यहाँ पर इथेन को ले लिए, इथेन को जो है ऑक्सीडाइज किए, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना। अब ये देख के आप नहीं बता पाइएगा, इसको बैलेंस आप कर सकते हैं, 2 और ये 3 कितना हो जाएगा, 4 और 3 7/2। ये बैलेंस है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन देख के आप ये नहीं बताओगे कि ये एक स्टेप में हुआ है कि एक से अधिक स्टेप में हुआ है। क्लियर है। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ये भी पॉइंट पूछता है। क्लियर है। इसको पॉज करके क्या करोगे, नोट कर लो, स्टेप बाय स्टेप एक एक प्रोसेस को हम लोग, पॉइंट्स को हम लोग डील कर दिए हैं। फाइनली इसको नोट कर लो। इस पर 2 क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बहुत आसान है।
तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, दोनों पावर को लेके जोड़ दो, ओवरऑल ऑर्डर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, L प्लस M। L का वैल्यू यहां पे कितना है, हाफ, और यहां पे कितना बेटे 3/2, कितना हो जाएगा 4/2। इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इस रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो गया, 2 हो गया। अब इसका सॉल्यूशन देख लो, बहुत आसान है। ओवरऑल ऑर्डर क्या होगा, L प्लस M हम लोग लिखेंगे। L कितना है 3/2 -+-1, यहां से लिखो क्या हो जाएगा 3 - 2 डिवाइडेड बाई 2, एलसीएम ले लिए, कितना हो जाएगा 2 है, यहां से 1/2। तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इस रिएक्शन का क्या हो गया, हाफ है। इसको पॉज करके नोट कर लो जल्दी से। अब देखो यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। हो गया, चलो 1 2 3। अब यहां पे हम लोग पढ़ेंगे, अभी नेक्स्ट टॉपिक है इसी का, कि इसका रेट कांस्टेंट का ऑर्डर क्या होगा, यूनिट क्या होगा, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। जो हम क्वेश्चन बताए थे वो एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, इंडेक्स क्वेश्चन था। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के, इसका यूनिट निकालना। तो हमारे पास क्या है, एक रिएक्शन है, कंसीडर ए रिएक्शन, ए मोल ऑफ ए क्या दिया, प्रोडक्ट दिया। अब इसका रेट लिखोगे, R इक्वल टू क्या होगा, K, A टू द पावर हम लोग N ले लिए। N क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। K का यूनिट निकालना है, तो K इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां पे रेट, और इसको क्या लिखोगे, इस कॉन्सेंट्रेशन को ऐसे लिखेंगे, कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर N हो गया। अब यहां पे देखो रेट इक्वल टू क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम, क्लियर है। और कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू क्या होता है, मोल बाई वॉल्यूम। ये जो हो जाएगा N/V, और क्या इसी को बोलेंगे, N क्या होगा, मोल हो गया, और ये हमारा क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो गया। वैल्यू पुट करके शूट करो, K इक्वल टू क्या लिखोगे, डिराइव कर लो। रेट का वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन बाय टाइम, कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। क्रॉस, यहां कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर कितना है बेटे, N, इसको ऊपर ले जाओ, बेस सेम है, क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर 1 - N, और क्या हो जाएगा, पर टाइम। ठीक है, इसको वन मान लो। अगेन कॉन्सेंट्रेशन बराबर क्या लिखोगे, मोल अपॉन वॉल्यूम। यहां पे भी पावर क्या है, 1 - N, और यहां पे भी पावर क्या है, 1 - N। मोल बाई वॉल्यूम अगर लिखना होगा, यही ना लिखा हुआ बेटा,
1 माइनस एन। ठीक है, दोनों के लिए पावर है, हम दोनों को अलग अलग कर दिए हैं। और यहां पे पर टाइम है, टाइम इनवर्स, बस डायमेंशन निकल के क्या हो जाएगा, मोल टू द पावर 1 माइनस एन। और इसका क्या होगा देख लो, वॉल्यूम ऊपर जाएगा तो क्या लिखोगे, -1 माइनस एन। इसको क्या लिखोगे, माइनस से मल्टीप्लाई होगा, वॉल्यूम -1 प्लस एन। इसको क्या लिख सकते हो, n-1 लिख सकते हो, हम लोग डायरेक्ट लिख रहे हैं। वॉल्यूम जो होगा n-1 रेसिप्रोकल है, उल्टा, याद रखना बहुत आसान है। और यहां पर ये टाइम है, पर टाइम हो गया। अब इसको जो हम लोग SI यूनिट में लिख दें, ठीक है, इसी को, और K मोल 1 माइनस एन, वॉल्यूम के लिए क्या होगा, लीटर, लीटर n-1 और टाइम पर सेकेंड। ये याद रखिएगा, ये ज्यादा काम करता है आपको। ठीक है, अगर गैसियस स्टेट में अगर होगा, इन गैसियस स्टेट, अगर गैसियस स्टेट में आपका रिएक्टेंट होगा तो यहां से फिर हम लोग लेंगे, हम लोग क्या पढ़े हैं, PV इक्वल टू nRT, P क्या हो जाएगा, N/V RT। ठीक है, और यही जो है प्रेशर का यूनिट हम लोग क्या लेते हैं, एटमॉस्फेयर या बार, बार लोगे या एटमॉस्फेयर लोगे। और ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन N/V है, देखो कॉन्सेंट्रेशन N/V है। तो हम लोग कहेंगे फ्रॉम वन इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन 1 ले लिए, कौन था ये, यहां पर वैल्यू लेके पुट कर दो, कंसंट्रेशन के जगह पे क्या पुट करोगे अब, बार या एटमॉस्फेयर। चलो K के लिए हम लोग क्या है, एटमॉस्फेयर पुट कर दें, बार भी रखाया जा सकता, चलिए एटमॉस्फेयर या ऑब्लिक बार कर दो, पावर क्या हो जाएगा 1 माइनस एन, और टाइम के जगह पर क्या लिखेंगे, पर सेकेंड। ये जो है आप, बस आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ये आपका फर्स्ट, ये हमारा सेकेंड हो गया, ये हमारा थर्ड हो गया, और ये 4 हो गया। कुछ नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है, एकदम आराम से जो इसको एलोबरेट करते चले जाओ। ये डायमेंशन निकाला हुआ है इसका, क्लियर है, मिटा दे। चलो अब इसमें देखो, हम लोग यहां पे ऑर्डर लिखते हैं, ठीक है, यहां ऑर्डर है, एक मिनट, अगर यहां पे रिएक्शन लिखो, यहां ऑर्डर, और यहां यूनिट, यूनिट ऑफ के, तो क्या हमारा निकला के का मोल 1 माइनस एन लीटर n-1। लर्न करना बहुत आसान है, दिख रहा ना जी, यहां लीटर है n-1, और देखो तो बेटा यहां पे दिख रहा है
अच्छा, अब रिएक्शन जैसे बोलता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए n का वैल्यू क्या हो जाएगा? जीरो। और एक आपका क्या था? k का, और k बराबर एटमॉस्फेयर बोलो या बार बोलो, 1 माइनस n पर सेकेंड। ठीक है, यहां पे जीरो अगर पुट करोगे तो क्या हो जाएगा इसका? मोल पर लीटर पर सेकेंड, और वहां पर जीरो पुट करोगे एटमॉस्फेयर पर सेकेंड। क्लियर है? फिर अगर कहता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, n इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1। यहां पे पुट करो 1, क्या निकलेगा? देखो 1 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा? जीरो। 1 माइनस 1 जीरो। लीटर क्या हो जाएगा? 1 माइनस 1 जीरो पर सेकेंड। क्या हो जाएगा? पावर जब 1 हो तो ये हट जाएगा और क्या हो जाएगा यहां पर सेकेंड। ये पर सेकेंड हो गया। यहां पर भी क्या हो जाएगा? 1 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा? पर सेकेंड। यहां भी पर सेकेंड निकला। चलिए सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होगा। n इक्वल टू क्या होगा हमारा? 2 पुट करोगे, यहां 2 से 1 चला जाएगा, पर मोल यहां पर रखोगे 2 लीटर पर सेकेंड, और क्या हो जाएगा? यहां 2 पुट करोगे, पर एटमॉस्फेयर पर सेकेंड पर सेकेंड। ये जो है ऑर्डर है। ठीक है, अब देखो इस पर क्वेश्चन कैसे आएगा। निश्चित है क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव में। ऑब्जेक्टिव पर जो है गवर्नमेंट ज्यादा ध्यान दे रही है, इस बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्यादा है। यहां पे जैसे एक क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको आइडेंटिफाई करना है। ए का वैल्यू दिया हुआ है K इक्वल टू 2.5 क्रॉस 10 टू द पावर -2 पर मोल पर सेकेंड, ऐसे पर मोल लीटर पर सेकेंड। बी में है 0.5 एटमॉस्फेयर पर सेकेंड। ठीक है, एक और ले लो, CK 7.5 क्रॉस 10 टू द पावर -5 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये एग्जाम में क्वेश्चंस दे दिया और इसका आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस निकालना है। तो मान लीजिए कि आपके पास हर का ऑर्डर आपको याद नहीं है। पहला एक ट्रिक है कि इसको इससे मिलाओ, किससे टैली कर रहा है। तो ये कह रहा है सेकंड ऑर्डर, ये कहां से टैली कर रहा है? एटमॉस्फेयर पर सेकंड। एटमॉस्फेयर पर सेकंड, ये क्या हो गया? जीरो ऑर्डर। ये जीरो ऑर्डर हो गया।
मोल पर लीटर पर सेकेंड, मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये क्या हो गया, फर्स्ट ऑर्डर हो गया। एक ये तरीके, लेकिन ये जो है इतना फायदेमंद नहीं है। बहुत से बच्चे ही सोचेंगे कितना आप याद रखोगे हर ऑर्डर का। बस आपको क्या करना है, इक्वेट कर लेना है इसको, और कुछ नहीं करेंगे। देखो, चाहे मोल के टर्म में इसको इक्वेट करेंगे। कैसे करेंगे इक्वेट, ये देखो, हमारे पास के का यूनिट क्या है, मोल याद रखना बहुत आसान है, 1 माइनस एन लीटर n-1 पर सेकेंड। मोल से मोल को इक्वेट करोगे। फर्स्ट हम लोग बना रहे हैं इक्वेटिंग फ्रॉम मोल। मोल से आप निकाल सकते हो। इस इक्वेशन में ए में क्या दिया है, ये ए है ना आपका, हाँ। मोल को मोल से -1, इसमें क्या है मोल 1 माइनस एन, बेस सेम होगा, पावर इक्वल हो जाएगा, -1 1 माइनस एन, ये इधर जाएगा, एन बराबर कितना हो गया 2, सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। या आप इक्वेटिंग कर सकते हैं किससे, लीटर से, इक्वेटिंग फ्रॉम लीटर, लीटर से इक्वेट करो। लीटर क्या है 1 L टू द पावर 1, यहां पे लीटर क्या है L n-1, तब क्या लिखोगे 1 इक्वल टू n-1, 1 इधर चला जाएगा, n इक्वल टू कितना होगा 2। ये हम ऑर्डर इस ढंग से निकालते हैं। ऐसा नहीं कि हम हर बार इसको लेके रटे हुए हैं, बस आपको क्या है ये लर्न करके जाना है, अब इससे निकालना है। आप चाहो सेकंड भी निकाल सकते हो, बी में क्या है इक्वेटिंग एटमॉस्फेयर इन बोथ इक्वेशन, एक ये है और एक ये है हमारा, तो क्या यहां से एटमॉस्फेयर ले लिए और वहां से क्या हो जाएगा एटमॉस्फेयर लोगे 1 माइनस एन, यहां भी 1 है, 1 इक्वल टू 1 माइनस एन, एन इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 ऑर्डर। देखो एटमॉस्फेयर पर सेकंड 0 ऑर्डर में है, 0 ऑर्डर में आ गया। सी भी निकल जाएगा, सी निकल जाएगा, मोल से इक्वेट करो जैसे, ठीक है। इसको पॉज करके नोट करोगे, पॉज करके नोट करोगे, ठीक है। बढ़िया से वीडियो को नोट कर लो, पॉज करके स्टेप 1 बार 2 बार 3 बार जितना होगा हर बार हमें ही बोलेंगे। और किसी को शेयर करो, जो ट्यूशन नहीं ले रहे हैं बच्चे उसको शेयर करो। जितना ज़्यादा जो है विद्या को बांटोगे उतना ज़्यादा जो है सारे बच्चों का भला होगा, ठीक है। आपका भला होगा, सबका भला होगा, ठीक है। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे इसी को, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को, इसका एक्सप्रेशन है इंटीग्रेटेड रेट लॉ हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, है ना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।